गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने जो लास्ट टॉपिक पर चर्चा की थी उसमें हमने जुड़वा शिशु के बारे में पढ़ा था और हमने बताया था कि जुड़वा शिशु किस प्रकार के होते हैं, जैसे परिचयात्मक जुड़वा शिशु या हुबहू जुड़वा शिशु, ऐसे जुड़वा शिशु के बारे में बताया था। उसके बाद भातृत्व जुड़वा शिशु, ये कल हमने चर्चा की थी। आज जो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चूजे की भ्रूण बाह्य प्रक्रिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चूजे की बाह्य प्रक्रियाएं, भ्रूण बाह्य कलाएं, जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। एक ये अब आता है कि ये बाह्य भ्रूण कलाएं होती क्या है। कई जगह अपन इसको भ्रूण बाह्य कलाएं भी पढ़ते हैं, तो एक ही वर्ड है भ्रूण बाह्य कलाएं, ये एक ही वर्ड है। सबसे पहला आता है कि भ्रूण बाह्य कलाएं होती क्या है, कि भ्रूण बाह्य जो कलाएं होती है वो है क्या। देखिए, ये जो भ्रूण बाह्य कलाएं होती है वो क्या करती है कि जो चूजा है उसके जो भ्रूण है उसके निर्माण में किसी प्रकार की सहायता नहीं करती। उसके निर्माण में अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है उसमें किसी प्रकार की सहायता नहीं करती, लेकिन जो अन्य कार्य होते हैं जैसे कह सकते हैं श्वसन कह सकते हैं, पोषण कह सकते हैं, उत्सर्जन कह सकते हैं, उसमें ये क्या करती है, सहायता करती है। तो मैं बताना चाहूंगा भ्रूण बाह्य कलाएं क्या होती है। भ्रूण बाह्य कला वे संरचना होती है कि जो भ्रूण के देह निर्माण में, वापस रिवाइज कर रहा हूं, भ्रूण बाह्य कलाएं, भ्रूण बाह्य कलाएं वे संरचनाएं होती है जो भ्रूण के देह निर्माण में, देह शरीर का जो निर्माण है उसमें भाग नहीं लेती है, लेकिन उत्सर्जन, श्वसन, पोषण आदि में सहायता करती है। नोट कर लीजिएगा कि भ्रूण बाह्य कलाएं वे संरचनाएं होती है जो भ्रूण के देह निर्माण भाग को नहीं लेती, लेकिन भ्रूण के संरक्षण, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन में सहायता करती है और ये भ्रूण के बाहर स्थित होती है। अब देखिए, अपन विशेष रेफरेंस किससे पढ़ रहे हैं, मुर्गी का चूजा। तो अपन को यहाँ चूजे के बारे में अपन को पहले पढ़ना है। तो भ्रूण बाह्य कलाएं वे संरचना होती है जो भ्रूण के देह निर्माण में भाग तो नहीं लेती, लेकिन उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या जो संरक्षण कहते हैं उसमें क्या होती है, सहायता करती है और भ्रूण के बाहर स्थित होती है। अब आता है कि भ्रूण बाह्य कलाएं कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, भ्रूण बाह्य कलाएं विशेष रूप से 4 प्रकार की है। एक चूजे जो है वृद्धि कर रहा है मुर्गी के अंडे के अंदर, उसमें 4 प्रकार की भ्रूण बाह्य कलाएं पाई जाती है। सबसे पहले जो भ्रूण बाह्य कलाएं होती है जिसको कहते हैं पीतक कोष। पीतक कोष सबसे पहले भ्रूण बाह्य कलाएं होती है। सेकंड होता है एमनियन, थर्ड है कोरियन और चौथा है एलेंटाइन्स। तो चौथा है वो है एलेंटाइन्स। अब हमारे जो टॉपिक है वो होता क्या है कि अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीतक कोष, एमनियन, कोरियन या एलेंटाइन्स के बारे में पढ़ना। तो अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो सबसे पहले कर रहे हैं पीतक कोष। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं, भ्रूण बाह्य कला वे संरचना होती है जो भ्रूण के देह निर्माण में भाग नहीं लेती, लेकिन श्वसन, उत्सर्जन, पोषण आदि में क्या करती है, सहायता करती है और भ्रूण के बाहर स्थित होती है। एक चूजे में 4 प्रकार की भ्रूण बाह्य कलाएं होती है, पीतक कोष, एमनियन, कोरियन और एलेंटाइन्स। अब अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं पीतक कोष की। ठीक है, सबसे
सबसे पहला है पित्तक कोष। पित्तक कोष क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो भ्रूण बाह्य कला निर्मित होती है वो पित्तक कोष होती है। अब पित्तक कोष जो भ्रूण बाह्य कला निर्मित हो रही है वो क्या करेगी कि पित्तक कोष के निर्माण के समय कोरक बिंब के बाह्य भ्रूण क्षेत्र, कोरक बिंब का जो बाह्य भ्रूण क्षेत्र होता है वो क्या करेगा, पूरे पित्तक पर फैल जाएगा। और चूंकि जो कोरक बिंब का बाह्य भ्रूण क्षेत्र है, कोरक बिंब का बाह्य भ्रूण क्षेत्र पित्तक कोष जो है, जो हमारा पित्तक जो है उस पर क्या होगा, पूरी तरह से उसको आवृत कर देगा, अर्थात उसको अपने अंदर कैद कर लेगा। इसी भ्रूण बाह्य क्षेत्र को हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में पित्तक कोष कहते हैं। अर्थात एक ऐसा आवरण जिसके अंदर क्या हो, पित्तक हो, उसको हम क्या कहते हैं, पित्तक कोष। अर्थात भ्रूण जो कोरक चर्म का जो है, कोरक बिंब का भ्रूण बाह्य भ्रूण क्षेत्र है वो क्या करेगा, पित्तक को क्या करेगा, पूरी तरह से आवृत कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी पूरा आवृत नहीं कर पाता, अर्थात कुछ भाग होता है पित्तक का वो अनावृत होता है, जिसे बाद में एल्ब्यूमिन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो पित्तक कोष जो है, अब इस पित्तक कोष के अंदर ही क्या होता है, पित्तक होता है। और जो भ्रूण वृद्धि कर रहा है वो पित्तक को कहां से प्राप्त करेगा, इसी पित्तक कोष में प्राप्त करेगा। अब होता क्या है कि रियल में क्या होता है कि पित्तक कोष से ही पित्तक कहां जाता है, भ्रूण तक जाता है, और भ्रूण वृद्धि कर रहा है और उसकी वृद्धि के लिए पित्तक का होना आवश्यक है। तो अपन जो चीज पढ़ रहे हैं वो रियल में क्या है, पित्तक कोष क्या है, सर्वप्रथम निर्मित बाह्य भ्रूण कला है। ध्यान, सर्वप्रथम निर्मित। अगर कोई पूछे कि आपने भ्रूण बाह्य कला कितने प्रकार की पढ़ी थी, अपन ने वापस रिवाइज करा दो, 4 प्रकार की पढ़ी थी। सबसे पहले पित्तक कोष कहा था, फिर अपन ने कहा था एम्नियन, फिर अपन ने तीसरा बताया कोरियन, और चौथा कहा था एलेंटाइस। अगर आपको पूछे कि सबसे पहले अगर मुर्गी के चूजे में कौन सी भ्रूण बाह्य कला निर्मित होती है, तो सबसे पहले पित्तक कोष ही होता है, और पित्तक कोष निर्मित होता है। देखिए, पित्तक अलग होता है, पित्तक कोष अलग है। तो अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम कौन सी भ्रूण बाह्य कला निर्मित हो रही है, तो कौन सी है, पित्तक कोष। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं, सर्वप्रथम निर्मित बाह्य भ्रूण कला कौन सी है, पित्तक कोष। इन चारों में पित्तक कोष के निर्माण के समय, जब पित्तक कोष का निर्माण होता है उस समय कोरक बिंब के बाह्य भ्रूण क्षेत्र अर्थात उस क्षेत्र का नाम क्या है, स्प्लैंक्लोफ्लूइड। ध्यान रखना, वापस रिवाइज कर रहा हूं, बाह्य भ्रूण क्षेत्र अर्थात स्प्लैंक्लोफ्लूइड जो कोमल में किससे बनना होता है, मध्य जनस्तर से और अंतःचरण से। वो क्या करता है, धीरे धीरे पित्तक पर क्या होगा, पूरा धीरे धीरे का, इसीलिए पित्तक ऐसा पहुंच जाएगा। अब ये जो बाह्य भ्रूण क्षेत्र है, स्प्लैंक्लोफ्लूइड है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे पित्तक में क्या हो जाएगा, फैलेगा, धीरे धीरे पित्तक पर फैल जाएगा, अर्थात इसके अधिकांश भाग को ढक लेगा। अब जो पित्तक पर ये जो बाह्य भ्रूण क्षेत्र बना है, यानी स्प्लैंक्लोफ्लूइड बना है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, पित्तक कोष कह रहे हैं। अब चूंकि ये पित्तक पर तो आवरण बन गया है, लेकिन ये पित्तक को पूरी तरह से घेर नहीं पाता, अर्थात इसका कुछ भाग क्या होता है, अनावृत, बिना आवरण के हो, जिसको हम अनावृत कहते हैं। कुछ भाग बिना अनावृत रह जाता है, जो बाद में एल्ब्यूमिन द्वारा क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर लिया जाता है, अनावृत भाग को। अब आता है, अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, जो भ्रूणीय स्प्लैंक्लोफ्लूइड है वो वल्लित होकर आहार नाल का निर्माण करती है, और आहार नाल का में 3 भाग पड़े रहे, अग्रांतर, मध्यांतर और पश्चांतर। अब क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, इस प्रक्रिया में क्या होगा, अग्रांतर, अब चूंकि मध्यांतर भाग है, मध्यांतर भाग क्या होता है, पित्तक कोष से सीधा जुड़ा होता है। मध्यांतर भाग के नीचे की ओर क्या होगा, पित्तक होगा, ठीक है, पित्तक कोष होगा। अब क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, अग्रांतर और पश्चांतर तो वृद्धि कर रहे हैं, अब मध्यांतर क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होगा, अर्थात आकार में छोटा जाएगा। अब जब ये आकार में छोटा हो रहा है तो उसका क्या होगा, पित्तक कोष से संबंध है वो एक छोटी सी वलन, छोटा सा एक टच रहेगा। इसी प्रक्रिया को हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब क्या कहते हैं, एरिया पहला सुधा, एक जगह एरिया पहला सुधा, उसमें भ्रूणीय स्प्लैंक्लोफ्लूइड या इसको अपन कह सकते हैं बाह्य भ्रूण क्षेत्र, वो वर्णित होकर भ्रूण देह में आहार नाल का निर्माण करती है। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि आहार नाल के 3 भाग होते हैं, अग्रांतर, मध्यांतर और पश्चांतर। तो आहार नाल का मध्य का जो भाग है, जिसको मध्यांतर कह रहे हैं, वो नीचे कहां खुल रहा है, पित्तक कोष में खुल रहा है। अब मध्यांतर आगे, अग्रांतर और पीछे पश्चांतर से, अर्थात मध्यांतर के आगे की ओर तो क्या होगी, अग्रांतर, और पीछे की ओर क्या होगा, पश्चांतर, अर्थात इन तीनों भागों से वो क्या हो रहा है, सतत रह रहा है। और इसके पश्चात स्प्लैंक्लोफ्लूइड के अधः शीर्ष व अधः पुष्य वलन के रूप में विकसित होता है।
अर्थात जो इसका स्प्लेंटो फ्लूर है वो आगे अंतःशिष्ट और अंतःकोशीय वलन के रूप में क्या हो रही है, विकसित हो रही है। इन वर्णों के विकास से अग्रांतर और जैसे जब तक ये वलन नहीं थे तब तो क्या तीनों भाग बराबर थे। जैसे वलन का निर्माण हो रहा है अग्रांतर और पर जो पश्चांतर है वो तो वृद्धि कर रहे हैं और मध्यांतर क्या हो रहा है, धीरे धीरे आकार में क्या हो रहा है, छोटा रह जाता है। जिसके कारण क्या होता है, मध्यांतर का पीतक से संबंध है वो धीरे धीरे संकीर्ण हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। पहले अगर वो ज्यादा संपर्क में था तो अब धीरे धीरे क्या होता है, वो संकीर्ण के रूप में होता है। और इसके पश्चात मध्यांतर पीतक कोश से एक पीतक वाहिनी द्वारा, पीतक कोश से क्या करेगा, अंत में क्या होगा, एक पीतक वाहिनी द्वारा जुड़ा रहता है। अब इस पीतक वाहिनी का पीतक कोश में खुलने वाला जो निचला सिरा होता है, वो जो निचले सिरा होता है वो अधिक चौड़ा होता है, इसीलिए अपन को वो उल्टे कीट की तरह। अगर आपने कीट देखा होगा कि आपने कीट का एक सामान्य आकार इस पर आपने कीट अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कीट की आकृति ऐसे होती है, लेकिन ये क्या होगा, उल्टे कीट की तरह दिखाई देगा। इस प्रकार उल्टे कीट की ओर दिखाई देगा, अर्थात जो है वो धीरे धीरे पीतक ऊपर आ रहा है। तो वापस रिवाइज करा रहा हूं, है क्या कि एरिया पेलेसिडा में भ्रूणीय स्मेर को वर्णित होकर भ्रूण के आहार नाल का निर्माण करती है। आहार नाल के 3 भागों का निर्माण कर रही है, अग्रांतर, मध्यांतर और पश्चांतर। जब तक उनमें किसी प्रकार के वलन का निर्माण नहीं हुआ, अग्रांतर मध्यांतर, जो मध्यांतर है वो अग्रांतर और पश्चांतर से क्या है, सतत है। लेकिन जैसे जैसे वलन का निर्माण होगा, अपर से तो अंदर कुछ वलन का निर्माण होगा, अग्रांतर और पश्चांतर तो क्या हो रहा है, आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन तो वृद्धि कर रहे हैं। मध्यांतर क्या होगा, धीरे 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 छोटा जाएगा। अब धीरे धीरे छोटा होगा तो इसका क्या होगा, पीतक कोश से क्या होगा, संबंध धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इसके पश्चात मध्यांतर पीतक कोश से क्या लास्ट में क्या होगा, एक पीतक वाहिनी द्वारा जुड़ा रहेगा। और पीतक वाहिनी का जो निचला सिरा होता है वो एक उल्टे कीट की समान दिखाई देता है। तो हमने पीतक कोश में क्या पढ़ा, अपन एक बार रिवाइज करें, क्योंकि देखिए ये टॉपिक जो भी है ये सभी वर्ड के रूप में अपन को इनको धीरे धीरे समझना होगा। तो अपन ने इसमें क्या पढ़ा कि सबसे पहले निर्मित बाह्य भ्रूण कलात्मक से होती है पीतक कोश, और बाह्य कितने प्रकार की, सबसे पहले कौन सी बन रही है, पीतक कोश। उसके बाद पीतक कोश के निर्माण के समय कोरल भिन्न के बाह्य भ्रूण क्षेत्र अर्थात स्प्लेंटो फ्लूइड मध्य जन स्तर व अंतःचरण धीरे धीरे पीतक को फैल जाते हैं और इसके अधिकांश भाग को क्या करेंगे, ढक लेंगे अर्थात आवृत कर लेंगे। लेकिन कुछ भाग क्या होगा, और इसी पीतक को बने भ्रूण बाह्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, पीतक कोश कहते हैं। पीतक कोश पीतक को पूरा नहीं ढक पाता, अर्थात इसका कुछ भाग क्या होगा, अनावृत होगा, और जिसके द्वारा बचा हुआ एल्यूमिनियम होता है वो बाद में अवशोषित कर लिया जाता है। अब एरिया पेलेसिडा में भ्रूणीय स्प्लेंटो है जो आगे चल के क्या करेगी, आहार नाल का निर्माण करेगी। आहार नाल के 3 भाग होते हैं, अग्रांतर, मध्यांतर और पश्चांतर। अब क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, मध्यांतर आगे से अग्रांतर और पीछे से पश्चांतर से जुड़ी हुई रहती है। अब जैसे जैसे स्प्लेंटो फ्लूइड में क्या होगा, अंतःशिष्ट और अधो वलन का निर्माण हो रहा है। अब क्या होगा, अग्रांतर और मध्यांतर, अग्रांतर और पश्चांतर तो वृद्धि कर रहे हैं, मध्यांतर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आकार में घटता जाएगा। अब ये क्या होगा, इसी कारण इसके आकार में कमी हो रही है, मतलब वो तो बढ़ रहे हैं, इसका आकार तो कम हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि जो मध्यांतर है वो पीतक से क्या होगा, धीरे धीरे इसकी जो पकड़ है या टच कर है वो धीरे धीरे कम होगा, अर्थात संकीर्ण होता जाएगा। अब जो मध्यांतर है वो पीतक से किसी पीतक वाहिनी द्वारा जुड़ा रहता है। अब जो पीतक वाहिनी है वो जो पीतक को खुलने से, जो पीतक को उसमें खुल रही है उसका जो निचला सिरा होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है और एक उल्टे कीट की रूप में दिखाई देता है। वापस इन वर्णों के विकास से अग्रांतर और पश्चांतर तो क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे और मध्यांतर छोटा रह जाता है, जिससे मध्यांतर का पीतक से संबंध क्या होगा, संकीर्ण हो जाएगा। और अंत में मध्यांतर पीतकों से पीतक वाहिनी द्वारा, गोपन पढ़ चुके, पीतक वाहिनी द्वारा जुड़ा रहता है। पीतक वाहिनी का पीतक कोश में खुलने वाला निचला सिरा, पीतक वाहिनी का पीतक कोश में खुलने वाला निचला सिरा अधिक चौड़ा होने के कारण उल्टे कीट की तरह, उल्टे कीट का मतलब क्या, इस प्रकार का दिखाई देता है। तो पीतक कोश के अभी अपने ये क्या पढ़ा, ये सबसे पहले ये पढ़ा कि पीतक कोश का निर्माण कैसे हो रहा है, भ्रूण बाह्य कला से, और फिर अपने बताया अग्रांतर और मध्यांतर पश्चांतर, रिवाइज करा अग्रांतर मध्यांतर पश्चांतर। अग्रांतर और पश्चांतर वृद्धि करेंगे, मध्यांतर धीरे छोटा होगा और लास्ट में पीतक वाहिनी द्वारा पीतक कोश जुड़ा रहेगा। और पीतक वाहिनी उसका आकार जो निचला सिरा होता है वो उल्टे कीट के समान दिखाई देता है। अब इसका आगे बढ़ते हैं।
हमने अभी ये पढ़ा कि अग्रांतर और पश्चांतर और मध्यांतर, अग्रांतर और मध्यांतर बढ़ रहे, अग्रांतर और पश्चांतर वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या होगा, मध्यांतर छोटा होगा और एक पीतक वाहिनी द्वारा पीतक से जुड़ा रहेगा। अब होता क्या है कि जो जो मध्यांतर और पित्तकोष, जो मध्यांतर और पित्तकोष, जो मध्यांतर और पित्तकोष का जो संबंध है वो सिकुड़ रहा है, तो पित्तक ग्रंथ में क्या होती है, धमनियां और शिराएं क्या होती है, वो परस्पर क्या होती है, निकट आ जाती है। अर्थात जैसे जैसे पित्तकोष और इसका मध्यांतर का संबंध, पित्तकोष और मध्यांतर का संबंध धीरे धीरे कम होता जाता है, वैसे क्या होता है, पित्तकोष में जो पाई जाने वाली, पित्तक ग्रंथ में पाई जाने वाली शिराएं और धमनियां क्या होंगी, एक दूसरे के निकट आ जाएंगी और मध्यांतर पित्तकोष से पित्तक वाहिनी द्वारा जुड़ा रहता है। रियल में क्या होता है कि पित्तक का जो अवशोषण है वो पित्तक की अंतःचर्मी कोशिकाओं के अस्तर द्वारा किया जाता है। अब देखिए, पित्तक रियल में क्या होता है, गाढ़ा होता है। अब गाढ़े पदार्थ का अवशोषण क्या होता है, कभी भी नहीं किया जा सकता। अगर पित्तक को आप देखें तो बहुत गाढ़ा होता है। अब ऐसा अगर भ्रूण को प्राप्त होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो अंतःचर्मी कोशिकाएं क्या करती है, ऐसे एंजाइम का स्रावन करती है जो पित्तक है उसको क्या करता है, घुलनशील बनाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये उतने ही पाचक एंजाइम का स्रावन करेंगे जितने की पित्तक की आवश्यकता, अर्थात जो पित्तक का पूरा स्टोरेज है पित्तक कोष में, उन सभी का एक साथ घुलनशील नहीं होता। अर्थात जितने पदार्थ की आवश्यकता है उतने भी क्या किया जाता है, घुलनशील करता है। और ये अंतःचर्मी कोशिकाएं क्या करेगी, ये पाचक एंजाइम को स्रावित करेगी, ये क्या करेगी, पित्तक को क्या करेगी, घुलनशील बनाएगी। और इस घुलनशील पित्तक का ही अवशोषण करके पित्तक रक्त वाहिनियां, इस घुलनशील पदार्थ का जो पित्तक रक्त वाहिनी क्या करेगी, अवशोषण करेगी और भ्रूण में पहुंचा देगी। अब जो भ्रूण वृद्धि कर रहा है, अपन जानते हैं भ्रूण जो अब अपने को पता है कि पित्तक प्रारंभ में ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे भ्रूण वृद्धि कर रहा है तो क्या हो रहा है कि पित्तक जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब एक ऐसा समय आएगा कि पित्तक बहुत कम हो जाएगा, तो जो ये मध्यांतर की जो कोशिका है, जो मध्यांतर की कोशिकाएं होती है, जो क्या कह सकते हैं, पित्तक की जो कोशिकाएं होती है, पित्तक कोशिकाएं क्या करेंगी, पित्तक के अंदर गहराई तक चली जाएगी, क्योंकि अपने को पता है कि अब पूरा पित्तक का उपभोग करना है। तो प्रारंभ में तो क्या था, पित्तक ऊपर था, अगर इस डायग्राम से समझिए। अब जो विषय की पित्तक कोशिकाएं होती है वो क्या करेंगी, सबसे पहले तो ऊपर की पित्तक का अवशोषण करेंगे, लेकिन धीरे धीरे पित्तक कम हो रहा है तो ये कोशिकाएं क्या करेंगी, गहराई में जाके पित्तक का अवशोषण करेंगी, तो और इससे क्या होगी, अवशोषण सतह अधिक हो जाती है। तो वापस रिवाइज कर रहा हूँ, क्या करना आपने, मध्यांतर का पित्तक कोष का संबंध सिकुड़ने से, क्योंकि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, अग्रांतर और पश्चांतर बढ़ रहे हैं, मध्यांतर क्या हो गया, छोटा हो गया। अब मध्यांतर छोटा हो गया, क्योंकि ये अब मध्यांतर छोटा हो रहा है तो पित्तक कोष से क्या हो रहा है, इसका संबंध कम हो रहा है। अब संबंध किससे, पित्तक ग्रंथ द्वारा ये जुड़ा हुआ है। तो मध्यांतर और पित्तक कोष का संबंध सिकुड़ने से पित्तक ग्रंथ में नाभि आंतरयोजी धमनियां, नाभि आंतरयोजी धमनियां और नाभि आंतरयोजी शिराएं, अब धमनियां शिराएं अपन पढ़ चुके हैं, नाभि आंतरयोजी धमनियां और नाभि आंतरयोजी शिराओं परस्पर निकट आ जाती है और मध्यांतर पित्तक कोष से एक पित्तक वाहिनी द्वारा जुड़ा रहता है। पित्तक का अवशोषण पित्तक कोष की अंतःचर्मी कोशिकाओं के अस्तर द्वारा किया जाता है। यह कोशिका पाचक एंजाइम उत्पन्न करती है, एंजाइम उत्पन्न करती है जो पित्तक को पचाकर क्या करते हैं, घुलनशील बना देते हैं। यह घुलनशील पदार्थ पित्तक कोष के अस्तर द्वारा अवशोषित करके रक्त वाहिनियों की सहायता से भ्रूण में क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है और भ्रूण क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। जैसे जैसे भ्रूण वृद्धि करता है पित्तक कोष की उपकला क्या होगी, पित्तक की गहराई में जाएगी और एक वलन की श्रृंखला निर्मित करती है, जिससे इसकी अवशोषण क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। अब देखिए, एक ऐसा समय आएगा कि जब पूरा पित्तक खत्म हो जाएगा, अर्थात जैसे जैसे भ्रूण वृद्धि कर रहा है पित्तक कम हो रहा है और अंत में क्या होगा, जब अंडे का स्फुटन होगा, अर्थात अंडे का स्फुटन हो रहा है और अंडे के स्फुटन से चूजा बाहर निकल रहा है, उस प्रक्रिया के 2 से 3 घंटे पहले पित्तक पूरा खत्म हो जाता है, अर्थात पित्तक का पूरा अवशोषण हो जाता है। और पूरा अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, पित्तक कोष द्वारा। अब पित्तक कोष की कौन सी कोशिका है, अंतःचर्मी कोशिका द्वारा। अंतःचर्मी कोशिका क्या करेगी, एक एंजाइम का स्रावन करेगी किण्वक का, जो क्या करेगा, पित्तक को क्या घुला देगा और अंडे के स्फुटन से 2 से 3 घंटे पहले ये पित्तक कोष पूरा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा डायग्राम और पित्तक कोष के कार्य। नेक्स्ट हमारा रहेगा पित्तक कोष के कार्य। अपने डायग्राम और पित्तक कोष के कार्य। देखिए, हमने अभी जो चीज पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आगे चल के जो पित्तक कोष है उसके पश्चात आहार के 3 भाग बनते हैं, अग्रांतर, मध्यांतर और पश्चांतर।
फॉरगट, मिडगट एंड हिंदगट 3 भाग बने। उसके साथ ही न्यूरल ट्यूब, एम्नियोन, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोफिलम, एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोस्टल और योग से पित्तक, हिंदगट, फॉरगट ये भागों का निर्माण हो रहा है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा है वो क्या रहा है? अब देखिए ये जो भाग बन रहा है ये भी क्या है, शरीर में सभी भ्रूणवाही कलाएं निर्मित है, जिसमें हम कह सकते हैं एम्नियोन कह दो, कोरियन कह दो, योग से पित्तक कोश कह दो। अभी सारी भ्रूणवाही कलाएं क्या हो रही है? साथ है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये कब है? ऊष्मायन के 2 घंटे बाद। ये डायग्राम ऊष्मायन के 2 घंटे बाद है, जिसमें हमने फॉरगट देख लिया, हिंदगट, मिडगट देख लिया, उसके पश्चात एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्शन देख लिया, फिलोमेम देख लिया, एम्नियोन, कोरियन देखा। अब आता है इसके पश्चात पित्तक कोश के कार्य। देखिए पित्तक कोश का एक ही मुख्य कार्य है पित्तक का अवशोषण, पित्तक का अवशोषण। और हम जानते हैं पित्तक का अवशोषण कौन करता है? पित्तक का अवशोषण अंतःचर्मी कोशिकाएं, अंतःचर्मी कोशिकाएं पित्तक का अवशोषण करती है। अंतःचर्मी कोशिकाएं क्या कर रही है? पित्तक का अवशोषण कर रही है। अब अंतःचर्मी कोशिकाएं पित्तक का अवशोषण करेगी, कैसे करेगी? एक पाचक एंजाइम या किण्वक का क्या करेगी? वो स्रावन करेगी। अब हम फट में कार्य क्या है? पित्तक कोश का मुख्य कार्य पित्तक कोश का अवशोषण। अंतःचर्मी कोशिकाएं क्या करती है? पित्तक का अवशोषण करती है। अब चूंकि पित्तक क्या है? गाढ़ा पदार्थ है, एक गाढ़ा पदार्थ है, ऐसे तो वो स्रावित इसका अवशोषण नहीं कर सकती, तो क्या करेगी? एक एंजाइम स्रावित करेगी, जो क्या करेगा? आवश्यकता जितने पित्तक की है उसको क्या करेगा? घुलनशील बना देगा, घुलनशील अर्थात तरल बना देगा। और जब वो तरल बनेगा तो वो पित्तक का क्या करेगी? अवशोषण करेगी। अब देखिए जो ये अंतःचर्मी कोशिकाएं क्या करती है? प्रारंभ में तो क्या होता है कि अपन कोई भी चीज देखते हैं पित्तक ऊपर है, वो आराम से उसका अवशोषण कर रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? जब पित्तक खत्म हो रहा है तो ये अंतःचर्मी कोशिकाएं क्या करेगी? अंदर की ओर विभिन्न प्रकार के वलन या विशेष प्रकार की कोशिकाएं निर्मित करेगी, ताकि क्या हो? पूरे पित्तक का क्या हो जाए? अवशोषण हो जाए। तो पित्तक कोश के बारे में आज जो हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि पित्तक कोश का मुख्य कार्य क्या होता है? वो होता है पित्तक का अवशोषण करना। और इस पित्तक के अवशोषण में जो सबसे ज्यादा जो सहायता कर रहे हैं वो क्या करते हैं? वो हमारा पित्तक कोश होता है। पित्तक कोश के द्वारा ही भ्रूणवाही क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? जो भ्रूण का था वो आगे चल के क्या करेगा? आहार नाल का निर्माण करेगा। आहार नाल के निर्माण का मतलब अग्रांतर, मध्यांतर, पश्चांतर। और उसके पश्चात ये जो कोशिकाएं होती है अंतःचर्मी कोशिकाएं क्या करेंगी? पित्तक कोश का अवशोषण करेगी और रक्त वाहिनियों की सहायता से भ्रूण में इसका स्थानांतरित करेगी और भ्रूण क्या करेगा? वृद्धि करेगा। जैसे जैसे भ्रूण वृद्धि कर रहा है पित्तक की मात्रा घट रही है और एक अंत में पित्तक खत्म हो जाएगा। तो अब आज जो हमारा टॉपिक था वो, अब पहले जो टॉपिक था पित्तक कोश था, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एम्नियन और कोरियन, जो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे एम्नियन और कोरियन के बारे में। वो भी क्या है? भ्रूणवाही कला है। जैसे पित्तक कोश का कुछ ना कुछ फायदा है, वैसे एम्नियन और कोरियन का भी फायदा है।